नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। देश तक की शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर पर लगातार बरस रही कुदरत की आफत से। पिछले 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से देश की राजधानी दिल्ली में सड़क पर फिर एक बार बस डूबी तो कहीं कमर तक पानी में बाइक सवार डूबा दिखाई दिया। एनसीआर के बाकी शहर, चाहे गुरुग्राम की बात करें, गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद में भी कई इलाके पानी के कब्जे में हैं। घंटों की बारिश से घुटने तक डूबी देश की राजधानी। अंडरपास में गायब हो गई 10 फीट ऊंची बस। पानी में बुरी तरह फंस गया बाइक सवार। साइबर सिटी गुरुग्राम को तो पानी ने बंधक बना ही लिया। गाजियाबाद में भी बारिश से गजब का हाल है, तो नोएडा में भी पानी ने नाक में दम कर दिया है। दिल्ली के दक्षिण में फरीदाबाद में जल जमाव में फंसी है गाड़ियां। तो आपने देखी दिल्ली एनसीआर की बदहाली। दिल्ली और दिल्ली से सटे सभी शहरों में घंटों से बारिश हो रही है और इस बारिश ने बेपर्दा कर दिया है कि एनसीआर तेज बरसात से निपटने के लिए कितनी तैयार है। दिल्ली पर मूसलाधार मुसीबत की इस तस्वीर को देखना दिल्ली वालों के साथ साथ बाकी शहरों के लोगों के लिए भी जरूरी है। ये पुल प्रहलादपुर का अंडरपास है। 10 फीट ऊंची बस का तकरीबन पूरा हिस्सा पानी के अंदर समा। इसी पानी में एक बाइक सवार भी बुरी तरह फंस गया। पानी की गहराई का गलत अंदाजा लगाना उसके लिए मुसीबत बन गई। दक्षिण दिल्ली के अंबेडकर नगर की सड़कों पर मानो समंदर उतर आया है। गाड़ियां चल रही हैं तो लहरें कई फीट तक उठ रही हैं। रात भर की बारिश के बाद पूर्वी दिल्ली का मंडावली अंडरपास भी पानी से लबालब है। गाड़ियां सरक रही हैं, लेकिन इस खौफ में कि न जाने कब बंद हो जाए। दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिश हुई है आया नगर में, जहां 24 घंटे में 122 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौजूदा मॉनसून में बारिश का ये नया रिकॉर्ड है। जो अभी तक का हाईएस्ट अमाउंट है वो हमारे पास कल ही आया है। देखेंगे कि आया नगर ऑब्जर्वेटरी में 122 मिलीमीटर रेनफॉल रियलाइज की गई है। इससे पहले जो प्रीवियस आपका रिकॉर्ड आया था, जो 13 तारीख में आया था, वो 99 मिलीमीटर का था। तो इस सीजन का सबसे हाईएस्ट रेनफॉल हमारे पास रियलाइज किया गया है। दिल्ली के बाद एनसीआर के बाकी शहरों की भी बदहाली देख लीजिए। गुरुग्राम का हाल तो सबसे बुरा है। वहां तो सड़कों पर नाव तक चल रही है। गाजियाबाद के हालात भी अच्छे नहीं हैं। कौशाम्बी और गोविंदपुरम में पानी भरपूर है। नोएडा और फरीदाबाद पर भी जल ग्रहण है, जहां कई सेक्टरों के घरों में पानी ने कब्जा। कहने को एनसीआर देश का सबसे हाई प्रोफाइल और सबसे विकसित इलाका है, लेकिन हकीकत आप सबके सामने है। गुरुग्राम से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में मूसलाधार बारिश की वजह से तमाम सड़कें बंद हैं, लिहाजा जगह जगह भारी ट्रैफिक जाम लग चुका है। संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल ने आईटीओ से कुछ देर पहले ही मौके का जायजा लिया है। देखिए, 40 घंटे में दिल्ली और दिल्ली के आसपास कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। इस बारिश का खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ा। कई लोगों ने सोशल मीडिया पे अपनी जिस तरीके की चीज़ें वो महसूस कर रहे थे, जिस तरीके के हादसे उनके साथ हो रहे थे, सोशल मीडिया पे उसको बयां किया। कई लोगों ने अपने घरों की बाहर की सड़कों का जिस तरीके से जो हालत थी पिछले 48 घंटे में, उसको ट्विटर पे और बाकी सोशल मीडिया जगहों पे डाला। इस समय भी आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी कतार यहाँ पे लगी हुई है। इसका कारण ये है पिछले 48 घंटे में हुई बारिश। अगर गुरुग्राम जैसी जगह की बात करें तो कई सारी सड़कें इस समय पानी में डूबी हुई हैं। लोगों का सवाल ये है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हर साल यही होता है, हर साल ट्रैफिक भी होता है, कई सारे सड़कें भी डूब जाती हैं। इस समय लोग प्रशासन से यही सवाल पूछ रहे हैं कि साल दर साल जब भी बारिश होती है दिल्ली और आसपास के इलाकों में, तो इस तरह की हरकतें और इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक के लिए कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ। दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के बाकी हिस्सों का हाल भी बारिश से बुरा है। पहाड़ों पर पहाड़ भी दरक रहे हैं तो मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। गांव, खेत, खलिहान सब डूबे डूबे नजर आ रहे हैं। नदी का तेज बहाव और जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद। शख्स सैलाब में फंसा और आसपास के लोग जान बचाने के लिए दौड़े। लहरों के साथ लंबा संघर्ष। ऐसी तस्वीरें राजकोट के उलपेटा में आम होती जा रही हैं। मोज नदी खूंखार हो चुकी है। बारिश ने कितनी सस्ती कर दी है, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। लकड़ी की 3 बल्लियां और उस पर सैलाब को पार करना मजबूरी बन गया है। इलाके के कई गांव कट गए हैं। गांव आने वाली सड़कें टूट चुकी हैं। ऐसे में गांव वालों के लिए इस तरह सफर तय करना अब बिहार के दरभंगा का पिछले 1 महीने से बुरा हाल है। क्या घर, क्या सड़क और क्या स्कूल, सब बारिश में डूबा हुआ है। गांव में कंधे तक पानी भरा हुआ है और सड़कों पर नावें चल रही हैं। 220 पंचायत
बाढ़ से प्रभावित है और पानी है कि वापस जाने को तैयार ही नहीं। समस्तीपुर में बागमती नदी का कहर जारी है। जान को जोखिम में डालकर बाढ़ पीड़ित छोटी नाव से आवाजाही कर रहे हैं। इस बीच एक छोटी नाव ओवरलोड होने की वजह से नदी में फंस गई। छोटी सी नाव पर सामानों के साथ 16 लोग सवार थे। सबकी जान मझधार में करीब आधे घंटे तक फंसी रही। हालांकि नाव चलाने वाले की सूझबूझ की वजह से किसी तरह नाव को किनारे लगाया गया। यूपी के फर्रुखाबाद में भी बाढ़ तबाही मचा रही है। जैसे जैसे गंगा और रामगंगा नदियां उफना रही हैं, वैसे वैसे ही नदी के किनारों के इलाके में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गंगा के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। इलाके के 3 दर्जन गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां बाढ़ के पानी ने सैकड़ों बीघा खेती बर्बाद कर दी है। आज तक ब्यूरो। नीचे सैलाब और लकड़ी पर किस तरह से जिंदगी तैर रही है, आपने तस्वीरें देखी। आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं सुशांत सिंह राजपूत केस का, जहां जांच का जिम्मा मिलने के बाद सीबीआई का एक्शन शुरू हो गया है। दिल्ली हेडक्वार्टर में एसआईटी की अहम बैठक में आगे की रणनीति पर फाइनल फैसला हुआ। अब मुंबई में जांच आगे बढ़ेगी और यह भी पता चलेगा कि आरोपी रिया क्या गिरफ्तार भी हो सकती है। सुशांत केस की जांच का जिम्मा मिलते ही देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी जबरदस्त एक्शन में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 24 घंटे के भीतर ही दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय में एसआईटी की हाई प्रोफाइल बैठक शुरू हो गई। सुशांत केस की जांच की दशा दिशा तय करने के लिए घंटों तक चली बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर। रात तक जांच के लिए गठित एसआईटी मुंबई पहुंच जाएगी। सीबीआई की टीम सबसे पहले ये पता लगाएगी कि सुशांत ने आत्महत्या की थी या उसका मर्डर हुआ है। इसके लिए सुशांत के बांद्रा वाले फ्लैट में क्राइम स्पॉट एग्जामिनेशन, ऑटोप्सी परीक्षण और फॉरेंसिक परीक्षण को पूरा किया जाएगा। क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया जाएगा। इसके बाद सीबीआई मुंबई पुलिस से क्राइम सीन के फोटोग्राफ्स लेगी। सीबीआई के डीआईजी सुएज हक को सीबीआई और मुंबई पुलिस का नोडल अफसर नियुक्त किया गया है। सुशांत के बांद्रा स्थित फ्लैट पर सीबीआई नए सिरे से जांच को आगे बढ़ाएगी। जिस कमरे में सुशांत की मौत हुई, जिस पंखे से कहा जा रहा है कि सुशांत फंदे से लटके मिले थे, वहां की बारीक जांच सीबीआई करने वाली। यही वो घर आप देख सकते हैं, ये बांद्रा में स्थित ये घर काफी खूबसूरत। ये किचन इधर पे, और अभी तो खैर सामान सब हट गया है, घर एक तरह से खाली हो गया है। और ये सुशांत का कमरा यही है। नहीं, ये वाला कमरा है। यही वो कमरा है। जरा मैं पर्दा हटाना पड़ेगा। ये इसका लॉक टूटा हुआ है, यही है। और ये सीलिंग है, यहाँ पर फैन। और इसी से ये बताया गया कि अपने कुर्ते के कपड़े से, बल्कि उन्होंने लटक के जान दी। ज्यादा ऊंचाई नहीं है अगर देखा जाए तो लंबाई के हिसाब से, लेकिन फिर भी कहा गया आत्महत्या है ये। हालांकि सुशांत केस में गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर अब हर किसी की नजर टिक गई है। बिहार में दर्ज केस में भी रिया को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है और ये भी तय है कि मुंबई पहुंचने के बाद सीबीआई की एसआईटी रिया को पूछताछ के लिए समन भी भेजेगी। ये भी मुमकिन है कि पूछताछ के दौरान या उसके बाद सीबीआई रिया की गिरफ्तारी पर भी फैसला कर सकती है। लेकिन इसके लिए धोखाधड़ी, चोरी या फिर भरोसा तोड़ने जैसे अपराध का सबूत सामने। हालांकि उसके पहले सवाल जवाब और छानबीन का लंबा दौर चलेगा। सुशांत केस में सीबीआई जांच की पुरजोर पैरवी करने वाले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने फिर कहा है, अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कोई लाख मुझे गाली दे, जीत इंसाफ की होगी। तो अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ और इसमें जितनी गालियाँ मिले सबका स्वागत है, लेकिन सुशांत को न्याय मिलना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुशांत को न्याय मिलेगा। सूत्रों की माने तो सीबीआई जांच का एक हिस्सा पूरा हो चुका है। सीबीआई ने अब तक 6 से ज्यादा लोगों का बयान दर्ज भी कर लिया है, जिसमें सुशांत की कमाई का लेखा जोखा भी शामिल है। फिलहाल अब सीबीआई की जांच टीम का एक्शन मुंबई में शिफ्ट होने वाला है, जहां सुशांत केस के सस्पेंस की एक एक परत खोली जाएगी। दिल्ली से मुनीश चंद्र पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।
एक और सीबीआई की जांच तेज हो रही है तो वहीं दूसरी ओर ईडी लगातार मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ कर रही है। आज एक बार फिर से ईडी ने रूमी जाफरी से करीब 7 घंटे तक की पूछताछ की है। रूमी जाफरी सुशांत और रिया चक्रवर्ती को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे थे जिसका काम लॉकडाउन के बाद शुरू होना था। बताया जा रहा है कि सुशांत इस फिल्म के लिए 15 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ऐसे में सूत्रों की माने तो फिल्म को लेकर ईडी से रूमी जाफरी ने कई अहम सवाल जवाब किए हैं। सूत्रों ने जो जानकारी दी है एक एक करके वो तमाम सवाल रखते हैं आपके सामने। सवाल नंबर 1, क्या सुशांत के साथ कोई फिल्म साइन आपने की थी? रूमी जाफरी से ईडी ने यह सवाल पूछा है जिसका जवाब भी उनकी ओर से दिया गया था कि क्या सुशांत के साथ उन्होंने कोई फिल्म साइन की। सवाल नंबर 2, फिल्म के लिए सुशांत की फीस क्या थी? फीस को लेकर भी सवाल जवाब किए गए। तीसरा सवाल, क्या सुशांत को एडवांस में पेमेंट मिली और अगर हां तो कितनी पेमेंट की गई? सवाल नंबर 4, क्या कॉन्ट्रैक्ट में एडवांस पैसा देने का जिक्र किया गया था? आपके और सुशांत के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, पेमेंट का तरीका क्या था? पेमेंट जो पहले हुई उसका तरीका क्या था? ये भी सवाल पूछे गए। क्या फिल्म के प्रोड्यूसर वाशु भगनानी के साथ भी मीटिंग हुई थी? रूमी जाफरी से इन तमाम सवालों के जवाब दिए गए हैं। और 7वां सवाल, क्या रिया को फिल्म के लिए कुछ एडवांस दिया गया था? रिया चक्रवर्ती को लेकर यह सवाल थे, क्या रिया सुशांत की तरफ से प्रोफेशनल फैसले लेती थी, यानी कि सुशांत की फिल्मों को लेकर या कहानियों को लेकर ज्यादातर डिसीजन वही लिया करती थी? और सवाल नंबर 9, क्या रिया ने शर्त रखी थी कि अगर सुशांत को आप फिल्म में ले रहे हैं तो आप फिर मुझे भी लीजिए? ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब आज रूमी जाफरी की ओर से दिया गया है। ईडी ने ये तमाम सवाल पूछे हैं। वहीं सीबीआई को सुशांत केस की जांच का जिम्मा मिला तो उधर सियासत का नया दौर भी शुरू हो गया। शरद पवार ने सीबीआई जांच पर सवाल तो नहीं उठाया लेकिन उसके अंजाम पर सवाल जरूर खड़े कर दिए। तो वहीं बिहार में भी चुनाव से पहले सुशांत केस को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश तेज हो गई है। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब सीबीआई के जिम्मे है, लेकिन जांच के मुकम्मल अंजाम तक पहुंचने से पहले सियासी हवा के थपेड़े केस पर भरपूर पड़ रहे हैं। सुशांत को लेकर राजनीति भी दो फांक हो चुकी है, एक सीबीआई जांच के पक्ष में तो दूसरा हिस्सा सीबीआई जांच के खिलाफ। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने ताजा ट्वीट में सीबीआई जांच पर कोई सवाल तो नहीं उठाया है, लेकिन साथ ही बाकी केसों की मौजूदा स्थिति की याद भी जरूर दिलाई है। सीबीआई को केस हस्तांतरित करने का आदेश दिया है। मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र सरकार इस निर्णय का सम्मान करेगी और जांच में पूरी तरह से सहयोग करेगी। मुझे आशा है इस जांच के परिणाम डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की जांच जैसे न हो। 2014 में सीबीआई की शुरू की गई दाभोलकर हत्या की जांच का अभी तक कोई हल नहीं निकला है। पवार का सवाल बीजेपी के गले सही। सुशांत सिंह राजपूत के मामले को दाभोलकर मामले के साथ जोड़ करके यह स्पष्ट उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वे मन से इस मामले को सीबीआई को नहीं सौंपना चाहते। सुशांत पर एक सियासी जंग बिहार में भी चल रही है। बिहार में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं और सुशांत मामले के सियासी फायदे की दौड़ है। सबसे पहले तेजस्वी यादव जी ने ही सीबीआई जांच की मांग की, सदन में भी तेजस्वी यादव जी ने इस मांग को उठाया। अब जो लोग इसमें राजनीतिक अपना देख रहे हैं, हित देख रहे हैं, उनको इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। जो छिपा हुआ सच है वो अब सामने आने की उम्मीद पैदा हो गई और निसंदेह इसका श्रेय नीतीश कुमार जी को जाएगा। लेकिन जहां तक सियासत से जोड़कर इस पूरे प्रकरण को जो लोग देख रहे हैं तो उन्हें गहरी निराशा होगी, इसलिए कि नीतीश कुमार जी ऐसी सियासत नहीं करते हैं जिसमें किसी की मौत हुई हो और उसे वोट की राजनीति से जोड़ा जाए। फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने अभी जांच शुरू की है। अंतिम फैसले में कुछ वक्त लग सकता है और तब तक इस पर सियासत का पकवान भी खूब पकता रहेगा। मुंबई से पंकज उपाध्याय और पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।